स्वागत है। आज हम डिजाइनिंग इन फिग्मा किताब के 5वें अध्याय में गहराई से उतरने वाले हैं और विषय है एक डिजाइन सिस्टम बनाना। मुझे तो ये हमेशा ऐसा लगता है जैसे हम अपने प्रोजेक्ट के लिए डिजिटल लेगो का एक कस्टम सेट बना रहे हैं। ये लेगो वाली तुलना बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही। तो आज हम यही देखेंगे कि ये लेगो के टुकड़े यानी कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, उन्हें अलग अलग रूप मतलब वेरिएंट्स कैसे दिए जाते हैं, उन पर रंग कैसे चढ़ता है और फिर उस पूरे बॉक्स को यानी टीम लाइब्रेरी को पूरी टीम के साथ कैसे शेयर किया जाता है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही इस सवाल से होती है कि हमें इस बॉक्स की जरूरत ही क्यों है। सही बात है, क्यों? किताब में अल्लाह खुलमातोवा का एक जिक्र है। वो कहती हैं कि जब डिजाइनर और डेवलपर एक साझा सिस्टम के बिना काम करते हैं ना, हाँ, तो वो एक ही समस्या को बार बार हल करते रहते हैं। ये ऐसा है जैसे हर किसी को अपना अपना लेगो का टुकड़ा खरोच से बनाना पड़ रहा है। अच्छा, मतलब डुप्लीकेट काम बहुत होता है। बहुत ज्यादा। तो एक डिजाइन सिस्टम डिजाइनर्स और डेवलपर्स के बीच की उस दूरी को कम करता है ताकि वो एक ही जुबान में बात कर सकें। तो ये सिर्फ डिजाइन को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि बनाने की प्रक्रिया को ही बेहतर बनाने के बारे में है। बिल्कुल। चलिए, तो फिर इन लेगो के टुकड़ों से ही शुरू करते हैं। किताब में इन्हें कंपोनेंट्स कहा गया है। मुझे पहले लगता था कि ये बस डिजाइन के वो हिस्से हैं जिन्हें हम कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन किताब इसे सीधे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जोड़ती है। हाँ, और इन दोनों में बहुत गहरा कनेक्शन है। वो कैसे? फिग्मा के प्रिंसिपल डिजाइनर है रास्मस एंडरसन। उनका एक जिक्र है जिसमें वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका और डिजाइन बनाने का जो पारंपरिक तरीका था वो बहुत अलग रहे हैं। कंपोनेंट्स डिजाइन को सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके के बहुत करीब ले आते हैं। मतलब ये सोच में बदलाव लाने जैसा है। बिल्कुल। ये एक तरह से डिजाइनर की सोच को एक कलाकार से बदलकर एक आर्किटेक्ट की तरह बना रहा है। आर्किटेक्ट वाली बात मुझे अच्छी लगी। पहले हम एक सुंदर पेंटिंग बनाते थे जो बस एक ही होती थी। अब हम एक ऐसा ब्लूप्रिंट बना रहे हैं जिससे अनगिनत मजबूत और सुंदर इमारतें बन सकें। तो इस आर्किटेक्चर में फिग्मा हमें कौन से टूल देता है? दो मुख्य चीजें हैं, मेन कंपोनेंट और इंस्टेंस। ओके। मेन कंपोनेंट को आप लेगो का सांचा या मास्टर टेम्पलेट समझ सकते हैं और इंस्टेंस उस सांचे से निकला हुआ हर एक लेगो का टुकड़ा है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सांचे में कोई बदलाव करते हैं, मान लीजिए आप टुकड़े का डिजाइन थोड़ा बदल देते हैं, तो उस सांचे से बने सारे टुकड़ों में वो बदलाव अपने आप आ जाएगा। और इसे पहचानने का तरीका भी काफी सीधा है ना? लेयर्स पैनल में मेन कंपोनेंट का आइकन 4 डायमंड वाला होता है और इंस्टेंस का एक सिंगल डायमंड वाला। बिल्कुल, ये एक छोटा सा विजुअल संकेत है लेकिन बहुत काम का है। अब मान लीजिए आपने ये सांचे बना लिए, लेकिन अगर वे हर जगह बिखरे पड़े हैं तो कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। यहीं पर ऑर्गेनाइजेशन जरूरी हो जाता है। सही। किताब में स्लैश मतलब का इस्तेमाल करके नाम रखने के तरीके के बारे में बताया गया है, जैसे आइकॉन ऐड और आइकॉन रिमूव। सही कहा। और ये सिर्फ चीजों को साफ सुथरा रखने के लिए नहीं है। अच्छा। ये असल में आप फिग्मा को सिखा रहे हैं। जब आप इस तरह से नाम रखते हैं तो फिग्मा समझ जाता है कि ऐड और रिमूव दोनों आइकॉन परिवार का हिस्सा है। अरे वाह, मतलब ये रिलेटेड कंपोनेंट्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर मैं एक डिजाइन में ऐड आइकन इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे उसे रिमूव आइकन से बदलना है, तो फिग्मा मुझे ये विकल्प अपने आप दिखाएगा। बिल्कुल, यही तो स्मार्ट चीज है। ये तो बहुत समय बचाता होगा। घंटों का। आपने एक व्यवस्थित सिस्टम बना दिया और अब टूल आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, तो हमने अपना लेगो का सांचा यानी मेन कंपोनेंट बना लिया, उससे कुछ टुकड़े भी निकाल लिए, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हर टुकड़ा हूबहू एक जैसा दिखेगा? राइट। अगर मुझे बस एक बटन का टेक्स्ट बदलना हो या उसका रंग थोड़ा अलग करना हो, तो क्या हर बार एक नया सांचा बनाना पड़ेगा? हाँ, ये तो बहुत थकाऊ काम लगता है। यही वो सवाल है जो हमें इस सिस्टम के अगले स्तर पर ले जाता है, लचीलापन। और इसका जवाब है ओवरराइड्स। ओवरराइड्स। आपको हर छोटे बदलाव के लिए नया सांचा बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही मेन कंपोनेंट से निकले हुए अलग अलग इंस्टेंस में छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट या रंग बदलना। हाँ, आप एक इंस्टेंस का टेक्स्ट बदल सकते हैं, उसका रंग बदल सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं। लेकिन इसकी भी कोई सीमा होगी? मतलब मैं क्या नहीं बदल सकता? आप उस कंपोनेंट के अंदर की चीजों की जगह या उनका क्रम नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उसका मूल ढांचा ही बदल जाएगा। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो आपके आर्किटेक्चर को बिखरने से बचाता है। आपका ब्लूप्रिंट सुरक्षित रहता है।
और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक बहुत पुराने और महत्वपूर्ण सिद्धांत से जुड़ा है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हर हिस्से को सिर्फ एक काम करना चाहिए और उसे अच्छे से करना चाहिए। किताब में पोस्टमार्क के हेडर का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, मैंने देखा। उसमें लोगो एक अलग कंपोनेंट है, पूरा नेविगेशन बार एक अलग कंपोनेंट है, और उस बार के अंदर हर एक लिंक भी अपने आप में एक अलग कंपोनेंट है। अच्छा। बिल्कुल, हर लेगो के टुकड़े का एक ही काम है। इसका फायदा यह है कि अगर आपको सिर्फ लिंक्स के बीच की दूरी बदलनी है तो आप सिर्फ नेविगेशन कंपोनेंट को एडिट करती हैं। इससे लोगो या बाकी किसी चीज पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब सिस्टम मजबूत और रखरखाव में आसान हो जाता है। सही कहा। ये समझ में आता है। लेकिन एक और जटिल स्थिति के बारे में सोचते हैं। जैसे ट्विटर का एक ट्वीट। एक ट्वीट में सिर्फ टेक्स्ट हो सकता है, किसी में टेक्स्ट और इमेज हो सकती है, किसी में वीडियो, किसी में एक लिंक का प्रीव्यू। क्या इन सब के लिए हमें अलग अलग मेन कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे? पहले तो ऐसा ही करना पड़ता था, जो काफी मुश्किल था, लेकिन अब इसके लिए बेहतर तरीके हैं। एक तरीका है विजिबिलिटी ओवरराइड्स। विजिबिलिटी ओवरराइड्स? आप एक सुपर कंपोनेंट बनाते हैं जिसमें सभी संभावित चीजें मौजूद हों, इमेज के लिए जगह, वीडियो के लिए जगह, सब कुछ। और फिर जब आप उसका इंस्टेंस इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो चीज नहीं चाहिए आप बस उस लेयर को छिपा देते हैं। अच्छा, तो अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट वाला ट्वीट चाहिए तो मैं इमेज और वीडियो वाली लेयर्स की विजिबिलिटी बंद कर दूंगा। बिल्कुल, लेकिन इससे भी एक ज्यादा ताकतवर और व्यवस्थित तरीका है। वो क्या है? उसे कहते हैं वेरिएंट्स। ये इस सवाल का जवाब देता है। आपके पास एक बटन की दर्जनों अवस्थाएं हो सकती हैं, डिफॉल्ट, होवर, डिसेबल्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, छोटा, बड़ा। हाँ, ये लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है। तो आप इन सबको अपने एसेट्स पैनल में बिना कोई गड़बड़ी फैलाए कैसे मैनेज करेंगे? यहीं पर वेरिएंट्स आते होंगे। ये उन सबको एक ग्रुप में डाल देता है? एग्जैक्टली। वेरिएंट्स आने से पहले मुझे याद है एक प्रोजेक्ट पर हमारे पास 50 अलग-अलग बटन कंपोनेंट थे। 50? हाँ, एक छोटा सा रंग बदलने में पूरा दिन लग जाता था, क्योंकि हमें 50 जगहों पर बदलाव करना पड़ता था। वेरिएंट्स ने उन 50 को एक ही कंपोनेंट में बदल दिया। मतलब ये डिजाइनर्स के लिए एक क्रांति जैसा था। बिल्कुल। अब आपके पास बस एक बटन कंपोनेंट होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे टाइप या स्टेट। ये ठीक वैसा ही है जैसे डेवलपर्स कोड लिखते हैं। दो के टुकड़े तैयार हैं और वे लचीले भी हैं, लेकिन अभी तक वे सब एक ही रंग के हैं, सिर्फ ढांचा है। उनमें रंग और रूप कहां से आएगा? इसके लिए आते हैं स्टाइल्स। स्टाइल्स। स्रोत में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि कंपोनेंट्स और स्टाइल्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कंपोनेंट ढांचा है तो स्टाइल उसकी आत्मा है। वाह। कंपोनेंट बताता है कि कोई चीज क्या है और स्टाइल बताता है कि वो कैसी दिखती है। तो हम किन किन चीजों के लिए स्टाइल्स बना सकते हैं? आप रंगों के लिए, टेक्स्ट के लिए, शैडोज जैसे इफेक्ट्स के लिए और यहाँ तक के लेआउट ग्रिड के लिए भी स्टाइल्स बना सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि अगर मुझे प्रोजेक्ट का प्राइमरी रंग बदलना है तो मुझे हर बटन और हर आइकन पर जाके उसे मैनुअली नहीं बदलना पड़ेगा। मैं बस एक जगह प्राइमरी कलर स्टाइल को अपडेट करूंगा और वो हर जगह बदल जाएगा। यही इसकी शक्ति है। अच्छा, स्टाइल्स के नाम रखने को लेकर भी कुछ तरीके हैं क्या? हाँ, अलग अलग सोच है। कुछ टीमें फंक्शनल नाम रखती हैं, जैसे एक्सेंट कलर। ये टिकाऊ लगता है। हाँ, क्योंकि अगर भविष्य में आपका एक्सेंट कलर नीले से बदलकर हरा भी हो जाए तो भी उसका फंक्शन तो एक्सेंट ही रहेगा। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है वर्णनात्मक नाम, जैसे ब्लू 500। ये तब काम आता है जब आपके पास रंगों का एक बहुत बड़ा पैलेट हो। तो कोई एक सही जवाब नहीं है, ये टीम पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जरूरी यह है कि एक सिस्टम हो और सब उसे फॉलो करें। तो अब हमारे पास कंपोनेंट्स भी हैं और स्टाइल्स भी। हमारा कस्टम लेगो सेट तैयार है। लेकिन अगर ये सेट सिर्फ मेरी दराज में बंद है तो टीम के बाकी लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम इसे शेयर कैसे करते हैं? इसका जवाब है टीम लाइब्रेरी। ये वो गोंद है जो पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़ता है। टीम लाइब्रेरी। आप अपनी बनाई हुई कंपोनेंट्स और स्टाइल्स की इस पूरी कलेक्शन को एक सेंट्रल लाइब्रेरी में पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद आपकी टीम का कोई भी सदस्य किसी भी फाइल में उसे इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, बस लाइब्रेरी को चालू करके। इसका मतलब अगर कोई मार्केटिंग वेबसाइट पर काम कर रहा है और कोई मोबाइल ऐप पर, तो दोनों एक ही ऑफिशियल बटन कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे और एक ही ब्रांड कलर स्टाइल का। इससे पूरे प्रोडक्ट में एक रूपता बनी रहती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। जब कोई उस सेंट्रल लाइब्रेरी में कोई बदलाव करता है, मान लीजिए प्राइमरी बटन का रंग बदल देता है, तो वो बदलाव अपने आप हर किसी के डिजाइन में लागू नहीं हो जाता। अच्छा,
तो फिर क्या होता है? ये तो थोड़ा अजीब लगता है। ये जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। जब लाइब्रेरी अपडेट होती है तो बाकी डिजाइनर्स को एक छोटा सा नोटिफिकेशन मिलता है कि अपडेट्स उपलब्ध हैं, और उन्हें उन बदलावों को पहले रिव्यू करना होता है और फिर अपनी मर्जी से स्वीकार करना होता है। लेकिन ये जो मैनुअल अप्रूवल प्रोसेस है, क्या इससे काम धीमा नहीं हो जाता? अगर मैं एक छोटे से बदलाव के लिए टीम के बाकी लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, तो ये तो एक रुकावट बन सकती है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ट्रेड ऑफ में छुपा है। गति बनाम स्थिरता। अच्छा। हाँ, इससे प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन ये आपको अनचाहे और अचानक होने वाले बदलावों से बचाती है। सोचिए, आप एक जरूरी प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं और अचानक आपके सारे बटन का रंग बदल जाए। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सिस्टम उस अराजकता से बचाता है। ये कोड के लिए इस्तेमाल होने वाले गिट जैसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम से प्रेरित है। ये हर बदलाव के लिए जवाबदेही तय करता है। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज हमने व्यक्तिगत लेगो के टुकड़े यानी कंपोनेंट्स बनाने से शुरुआत की, फिर उन्हें ओवरराइड्स और वेरिएंट से लचीला बनाया, स्टाइल्स के साथ उनमें आत्मा फूंकी, और अंत में टीम लाइब्रेरी के जरिए उस पूरे लेगो सेट को पूरी टीम के साथ साझा किया। बिल्कुल। और इसका सार ये है कि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ टूल सीखने के बारे में नहीं है, ये डिजाइन करने के तरीके को ही बदल रही है। ये डिजाइनर्स को आर्किटेक्ट की तरह सोचने पर मजबूर करती है, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक पूरा शहर बनाने की योजना बनाते हैं। सही कहा। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे सिद्धांत दशकों के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अनुभव से आए हैं और अब डिजाइन की दुनिया की नींव बन रहे हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है। फिग्मा ये ट्रैक कर सकता है कि किसी इंस्टेंस को कितनी बार डिटैच किया जाता है। डिटैच मतलब उसे उसके मेन कंपोनेंट या सांचे से हमेशा के लिए अलग कर देना। हाँ, और फिग्मा इसे एक तरह का कोड स्मेल मानता है। कोड स्मेल ये सॉफ्टवेयर की दुनिया का एक शब्द है। इसका मतलब है कोड में कोई ऐसी चीज जो सीधे तौर पर गलत नहीं है, लेकिन वो किसी गहरी समस्या का संकेत दे रही है, जैसे कहीं से बुरी गंध आ रही हो। बिल्कुल। तो अगर डिजाइनर बार बार किसी कंपोनेंट को डिटैच कर रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि शायद आपका बनाया हुआ सांचा या कंपोनेंट पर्याप्त लचीला नहीं है। लोग उससे बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हाँ, मैंने टीमों को इस डिटैच बटन को एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह इस्तेमाल करते देखा है। जब भी डिजाइनर को लगता है कि कंपोनेंट उनकी जरूरत पूरी नहीं कर रहा, वो उसे डिटैच कर देते हैं। और अगर आपके डेटा में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये एक अलार्म की तरह है कि आपके सिस्टम की नींव में ही कोई समस्या है। तो सोचने वाली बात यह है, एक डिजाइनर या आर्किटेक्ट के तौर पर काम करते समय ये डिजाइन स्मेल्स क्या हो सकते हैं? वे कौन से छोटे छोटे संकेत या पैटर्न हैं जो हमें कोड लिखे जाने से बहुत पहले ही बता देते हैं कि हमारे बनाए हुए ब्लूप्रिंट के ढांचे या लचीलेपन में कोई गहरी समस्या छिपी हुई है?